हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो मटेरियल साइंस से है। इस वीडियो में हम आपको मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य। ओके। और बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज देखिए। उस टॉपिक का नाम है व्हाई वी नीड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। और कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बिहेवियर के बारे में उसमें मैंने बताया है, लाइक टेंसाइल बिहेवियर एंड कंप्रेसिव बिहेवियर्स। और थोड़ा सा ब्रीफ किया है उसमें मैंने हुक्स लॉ के बारे में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टुडेज टॉपिक, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। तो जैसा कि मटेरियल साइंस का प्लेलिस्ट है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और आज का हम स्ट्रेंथ, सामर्थ्य क्या होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही एवरी मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से चेक किया जाता है। तो स्ट्रेंथ होता क्या है, आइए हम बात करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलर। किसी भी मटेरियल को फेल होने से पहले वह कितना जो है स्ट्रेस सस्टेन करता है, मतलब अपने अंदर बनाए रख सकता है, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, आइए ग्राफिकल व्यू से समझते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे हमने दोनों साइड में टेंसाइल फोर्स लगा दिया। यह कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने टेंसाइल फोर्स इस पे लगाया हुआ है और इस फोर्स को हम ग्रेजुअली जो है इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स क्या होता है, देखिए, जो फोर्स होता है वो कितने टाइप से हम किसी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे फोर्स को इंक्रीज करना। प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेस्ट होते हैं और जितने भी केस स्टडी हम आगे करने वाले हैं मटेरियल साइंस के चैप्टर्स में, और जितने भी टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं, इन सब में जो फोर्स अप्लाई होता है वो ग्रेजुअली जो है इंक्रीजिंग फोर्स होता है, ठीक है। एक फोर्स हमारा होता है सडन फोर्स, ठीक है, और एक आता है इम्पैक्ट। तो हम जो है पूरे टॉपिक में और आगे भी जब भी डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद हम धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट पे किसी मटेरियल है कोई, उस पे हमने फोर्स लगाया है, टेंसाइल फोर्स। अब देखिए क्या होगा जब धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज होगा दोनों साइड। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब मटेरियल में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मतलब विकृति। जैसे प्लास्टिक ही ले लीजिए, स्प्रिंग ले लीजिए। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग जब आप खींचते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्प्रिंग को जब आप ज़्यादा खींच देते हैं तो वो प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाता है, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में रिगेन नहीं हो पाता है। तो जहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट पे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से ये ब्रेक लाइन हमने बना दिया कि जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जाएगा, हमारे पहले वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था कि हर मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, और जब वह स्ट्रेंथ उस पे जो स्ट्रेस होता है उससे कम होता है, या स्ट्रेस उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इस फ्रैक्चर पॉइंट स्टार्ट होने से पहले जितने भी डिफॉर्मेशन होता है
उस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है हमारा, उसी मैक्सिमम स्ट्रेस को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है। अब किसी मटेरियल में ये फेलर कब होता है? ठीक है, हमने देखा कि जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है तो वहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। मतलब कि जब मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, जब बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट होगी, उस केस में जब मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे मटेरियल में होगा, वही उस मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है। अब क्या होता है कि जब स्ट्रेस उस स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा, बिफोर द फेलियर होता है ये, तो ये स्ट्रेंथ होता है। और जब ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है फोर्स, तो बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाती है या फिर फेल हो जाती है। तो देखिए, फेल होने के जो दो रीजंस हैं ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन हो गया तो आप उस डिफॉर्म हुई ऑब्जेक्ट को वापस उस ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया स्प्रिंग का आपको, कि आप जब ज्यादा खींच देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो वापस स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाती है। ठीक है, एक तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, सेकंड होता है परमानेंट रैप्चर है और फ्रैक्चर, जिसको बोलते हैं कि बॉडी टूट ही गई, अलग ही हो गई, जैसे ब्रिटल मटेरियल होता है। तो देखते हैं फेलर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस में होता है ज्यादा? डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं, डक्टाइल मटेरियल जिनको खींचा जा सके। ठीक है, ये अभी हम आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे इनके बारे में। डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और जो रैप्चर एंड फ्रैक्चर होता है वो ब्रिटल मटेरियल में होता है। ठीक है, तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल में देखिए 5 से 15% जब होता है इलोंगेशन, कोई भी मटेरियल को आप जब फोर्स लगा के खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेन होती है, जिसको इलोंगेशन बोलते हैं। जैसे सपोज एक्स डायमेंशन था, अभी वो डेल्टा एक्स जो है प्लस हो गया, तो अगर उसकी इलोंगेशन 5 to 15% है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, और अगर 15% से ऊपर इलोंगेशन है तो उसको कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा फेलियर दो तरीके से होता है, एक प्लास्टिक डिफॉर्म होता है और एक रैप्चर या फ्रैक्चर हो जाता है। और एक डक्टाइल मटेरियल 5 से 15% होता है तो इंटरमीडिएट, और 15% से ऊपर होता है तो कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये जो स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट स्ट्रेंथ हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सिग्मा इजकल टू पी अपॉन ए। सिग्मा इजकल टू पी अपॉन ए। पी होता है रेसिस्टिंग फोर्स और ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। जो स्ट्रेस होता है वो होता है रेसिस्टिंग फोर्स, मतलब जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रेसिस्टिंग फोर्स मैंने बताया था, एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक होता है अप्लाइड फोर्स। तो इस केस में हम जनरली रेसिस्टिंग फोर्स लेके चलेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए, इसमें कहीं भी मटेरियल का जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, मटेरियल से आपको कुछ लेना देना नहीं है स्ट्रेस में। पी है आपका लोड, जो कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया है, एरिया है कि कितना एरिया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है हमारा, वो जो है डिपेंड नहीं करता है मटेरियल पे। बट मैं अभी आपको कंफर्म कर दूं कि जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ जो है मटेरियल पे डिपेंड करती है। वो हम अभी आगे पढ़ते हैं।
देखिए P है, जो अप्लाइड फोर्स है वो न्यूटन होती है, इसकी यूनिट SI यूनिट है। एरिया है न्यूटन पर mm²। तो जो हमारा स्ट्रेस होता है उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर mm² होता है, और ये एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिग्मा इजकल टू P/A। तो ये फुल्ली एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेस जनरेट होगा उसमें। आइए समझते हैं ग्राफिकल व्यू से कि डिफरेंट मटेरियल है तो डिफरेंट स्ट्रेंथ कैसे होगा। ठीक है, हमने देखा सिग्मा इजकल टू P/A, और हम लेते हैं यहाँ पे एक स्टील रॉड लेते हैं और एक एल्युमिनियम की रॉड लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पे P फोर्स अप्लाइड करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स। इस केस में हम देखेंगे कि जो सिग्मा है, जो स्ट्रेस है, देखिए मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, एक एल्युमिनियम की रॉड है और एक स्टील की रॉड है, बट इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके अंदर मटेरियल में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो दोनों मटेरियल के लिए सेम होगा। ठीक है, बट हमें पता है कि स्टील की स्ट्रेंथ एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, तो स्टील नहीं टूटेगा। सपोज करिए 100 मेगापास्कल का हमने फोर्स लगा दिया और 100 मेगापास्कल का यहाँ लगा दिया, तो एल्युमिनियम पहले टूट जाएगा, स्टील शायद ना टूटेगा, बाद में टूटेगा। तो इस केस में जो स्टील है वो मैक्सिमम लोड कैरी कर रहा है, ठीक है, और जो एल्युमिनियम है वो उससे कम लोड कैरी कर रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है कम, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है ज़्यादा है स्ट्रेंथ ऑफ एल्युमिनियम से। ठीक है, तो अभी हम क्या यहाँ से निकल के आता है कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट स्ट्रेस जो है मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेस जो है सेम है, लेकिन स्ट्रेंथ हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितने टाइप के होते हैं? ये हमने स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व बनाया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट होता है, यहाँ तक जो फोर्स अप्लाई होता है, तो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये जो अपर यील्ड पॉइंट है, यहाँ से बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर जो लोअर लिमिट है यहाँ से, ये इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, यहाँ तक जो लोअर यील्ड पॉइंट है, यहाँ से प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाती है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में रिस्टोर नहीं हो पाता है, और फिर ये आता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, यहाँ से फ्रैक्चर या रप्चर हो जाने के बाद बॉडी ब्रेक हो जाती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो है जो डिफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, जो अपर यील्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा है यील्ड स्ट्रेंथ। तो जो लोअर यील्ड पॉइंट है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले जो स्ट्रेंथ उस मटेरियल में है उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस विच मटेरियल कैन कैरी। टेंसाइल स्ट्रेस कितना एक मटेरियल कैरी कर सकता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। सेम है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना मटेरियल कैरी कर सकता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। और शियर स्ट्रेंथ है कि कोई भी मटेरियल कितना शियर स्ट्रेस अपने अंदर बनाए रख सकता है फेलियर होने से पहले, उसको शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। देखिए क्या है कि अगर ऐसी स्ट्रेंथ
और सिग्मा स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस जो है स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है, ऑब्वियस है किसी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, किसी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से जब हमारा स्ट्रेस ज्यादा होता है तो फेलियर विल टेक प्लेस, तो डेफिनेटली उसमें फेलियर हो जाएगा। अब आइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म्स में समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। हमने पढ़ा कि अगर सिग्मा जो है स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो फेल होगा मटेरियल में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये डिजाइन जब हम करते हैं तो काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं इसमें हमें। स्ट्रेंथ अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस या फिर प्रोड्यूस्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस। देखिए कोई मटेरियल ले लीजिए, सपोज करिए स्टील ले लीजिए, उसका कुछ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें देखना होता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, कि कितना ये स्ट्रेस ये बॉडी झेल सकती है, मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ है। मैंने अभी प्रीवियसली बताया जो है कि किसी मटेरियल का जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो कितना झेल सकता है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं बिफोर द फेलर। ठीक है, तो बिफोर द फेलियर जो है प्रोड्यूस्ड स्ट्रेस या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है अपॉन अलाउएबल या परमिसिबल स्ट्रेस, हम कितना स्ट्रेस उस पे लगा रहे हैं, कितना स्ट्रेस हम उसको देंगे। सपोज करिए कि हमने एक मटेरियल लिया जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस वो झेल सकता है 400 मेगापास्कल का, ठीक है, और हम उस पे परमिसिबल स्ट्रेस दे रहे हैं 200 मेगापास्कल का। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 टाइम्स सेफ है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, कितना हम स्ट्रेंथ उसमें दे सकते हैं और उसका कितना स्ट्रेंथ है, इसको डिवाइड करने के बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे। जनरली ऐसे ही होता है, जैसे कोई आदमी है, सपोज करो 10 रोटी खाता है, तो 10 रोटी खाने के बाद उसकी कैपेसिटी बहुत हाई है, 10 से ज्यादा वो खा ही नहीं सकता है और 10 में भी होना जाना लग जाना है, तो हम उसको 5 ही रोटी देंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस टर्म्स में भी आप समझ सकते हैं। और देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ये नंबर्स होते हैं कि कितने नंबर्स जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा इजकल टू पी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से अगर हम पी को कांस्टेंट मान के हटाते हैं तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, मतलब जो सिग्मा है स्ट्रेस जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम देखिए सिग्मा अगर हम बढ़ाते हैं मतलब स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो एरिया कम होगा। ठीक, और अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस कम होगा। सपोज करिए साइकिल का पैडल ही ले लीजिए। ठीक है, जब हम साइकिल का पैडल जितना छोटा होता है, ठीक है, आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक, आप याद करिए अगर पैडल नहीं होता है साइकिल में, आप वो डंडी पर पैर रख के जब चलाते हैं साइकिल को तो कितना प्रेशर आपको लगाना पड़ता है, मतलब एरिया वहां पे कम है और आपको ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है। लेकिन वही पैडल लगा देते हैं या थोड़ा बड़ा पैडल होता है जिसपे हमारे पाँव को ज्यादा एरिया मिलता है तो स्ट्रेस वहां कम लगता है। ठीक है, तो स्ट्रेस जब ज्यादा रहेगा तो एरिया कम होगा, या फिर कह सकते हैं कि एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, एरिया हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है और कितना स्ट्रेस हम लगा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल के आता है कि जब एरिया कम होगा, ठीक, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस जो है ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा
उस केस में स्ट्रेस जब ज्यादा होगा तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली कम होगा, ठीक। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे हम बढ़ाएंगे या फिर एरिया बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और एरिया ये दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो जाएगा। सपोज करिए एक वायर का एग्जांपल ले लीजिए। एक पतली वायर होती है, उसको आप जब खींचेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगा, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है। वो उसी की जगह पे आप मोटा वायर यूज करिए तो एरिया हमने बढ़ा दिया, डायमीटर बढ़ा दिया, वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस एंड टफनेस, मैलेबिलिटी, इन पर बनने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।